गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है जून 17 2022। हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सत्येंद्र चौधरी और फिर से कुछ टॉपिक्स हम लोग यहाँ पे नए पढ़ने वाले हैं। कुछ टॉपिक जो हैं वो थोड़े पुराने वाले हैं जिसको हम थोड़ा सा रिपीट करेंगे, मतलब हमारा रिवीजन उसमें हो जाएगा। कुछ नए टॉपिक हम लोग बिल्कुल ब्रांड न्यू तरीके से पढ़ने वाले हैं जिसके बारे में पहले डिस्कस नहीं किया है। अर्बन हीट आइलैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा ज्योग्राफी का, और यूपीएससी मेंस में ऑलरेडी यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। और इस बार क्योंकि हीट वेव इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी तो इसीलिए यहाँ से दोबारा से क्वेश्चन आने का चांस बिल्कुल बनता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे अच्छे से। क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू लगातार फॉल हो रही है, इसके पीछे क्या क्या रीजंस हो सकते हैं वो थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। स्टैगफ्लेशन के बारे में एक और छोटा सा नया एस्पेक्ट मैं आपको बताऊंगा। वैसे तो पुराना टॉपिक है, हम लोग इसको पहले कर चुके हैं। इंडिया एंड द यूएसए लॉन्ग टर्म रिलेशन, बिल्कुल 2 मिनट का टॉपिक है, कुछ ज़्यादा इसमें करना नहीं है। बस ये देखेंगे कि यूएसए के एटीट्यूड में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैसे फ़र्क आया है इंडिया को लेके। कोविड-19 वो पेंडेमिक है या एंडेमिक है, ये एक्चुअली इंटरव्यू है। और इस इंटरव्यू में हमें जो है वायरस के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिलने वाली है। बुलडोज़र जस्टिस, ये छोटा सा एक न्यूज़ भी है और एक्चुअली आज का एडिटोरियल भी है। एडिटोरियल तो हम लोग नहीं करेंगे यहाँ से क्योंकि ये थोड़ा काफ़ी बायस्ड था, पॉलिटिकली काफ़ी बायस्ड था, मैंने इसको छोड़ दिया है। हाँ, वैसे आर्टिकल देख सकते हैं। पोलियो वायरस के बारे में थोड़ा-सा पढ़ सकते हैं। ये काफ़ी मुझे लगता है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे वो पोलियो के टाइप्स के बारे में बताऊँगा आपको, किस तरह की वैक्सीन्स वगैरह होती हैं, वो थोड़ा बहुत अब यहाँ बात करेंगे। लिंक क्रेडिट कार्ड एंड यूपीआई, ये आज का एक्सप्लेनर सेक्शन है, तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। एक ये भी अगर ये लागू हो गया तो ये भी पूरा लैंडमार्क यहाँ पे कदम होने वाला है। कुछ एमसीक्यूज़ हमारे सामने हैं और कुछ एडिशनल आर्टिकल भी हमारे पास है। देखिए, कल मैंने आपसे सवाल पूछा था, विद रेफरेंस टू इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, राइट। 2018 में यूपीएससी में सवाल आया था ये। द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ द ईच एमएलए वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। येस, जो छोटे स्टेट होते हैं उनकी वैल्यू कम होती है, जो बड़े स्टेट होते हैं उनकी वैल्यू ज़्यादा होती है, क्योंकि एमएलए की वोट निकालने के लिए उस स्टेट की पॉपुलेशन को हम लोग कंसिडर करते हैं, तो इसीलिए वो वैरी करता है। तो ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये आप वैरी करता है। वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एमपीज ऑफ द लोकसभा आर मोर देन द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ द राज्यसभा। बिल्कुल नहीं, जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं पार्लियामेंट, वो लोकसभा की वैल्यू के बिल्कुल इक्वली होते हैं। ये दोनों हमारी ये इनकरेक्ट हो जाती है, ओनली वन इज करेक्ट। ये तो हो गया कल सवाल पॉलिटी वाले सेक्शन से जो आपसे मैंने पूछा था। आज जो है इकोनॉमी वाले सेक्शन से मैं आपके लिए सवाल लेके आया हूँ। क्वेश्चन पहले कर लेते हैं, उसके बाद टॉपिक्स भी पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग करंटली डिफाइंड द मोनोप्सोनी, ये आपके लिए बिल्कुल ब्रांड न्यू टर्म रही होगी, तो इसका थोड़ा सा गूगल करें और इस क्वेश्चन का आंसर जो है गूगल करने के बाद ही आप देख सकते हो। ठीक है, मोनोप्सोनी का क्या मतलब होता है? देखिए, मोनोपोली आपने पहले सुना होगा बहुत बार ना, मोनोपोली, लेकिन मोनोप्सोनी नहीं सुना होगा, तो इसीलिए थोड़ा सा नया टॉपिक है, कल बात करेंगे इसके बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेज फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ द कैपिटल गुड्स। तो हमारे पास कैपिटल गुड्स होते हैं, रेवेन्यू गुड्स होते हैं, तो कैपिटल गुड्स में से कौन कौन से आते हैं, कैपिटल गुड्स का मीनिंग क्या होता है, थोड़ा बहुत उसको अगर पता होगा तो इसका आंसर आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, बिल्डिंग्स, मशीनरी, लेबर, 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 एंड ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है, वो है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लॉज ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई। तो ये भी इकोनॉमी का टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। हम हमेशा डिमांड और सप्लाई की बात करते हैं, ओपन इकोनॉमी की बात करते हैं, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट की बात करते हैं, तो उसके रिगार्डिंग हम यहाँ से सवाल कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन पब्लिशेज द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। ये बिल्कुल फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। कई बार इतने छोटे छोटे सवाल भी एग्जाम में हमसे गलत हो जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा पता होना चाहिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एंड नीति आयोग। ठीक है, तो ये आपके पास ऑप्शन है। चलिए ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का पहला टॉपिक जो है हमारा हीट वेव के बारे में, लेकिन थोड़ा सा बढ़ने से पहले आपको मैं बताता चाहता हूँ कि हम लोग 3 जुलाई से अपना सेकंड बैच लॉन्च कर रहे हैं, फाउंडेशन कोर्स। ठीक है, जिस भी बच्चे को एडमिशन चाहिए तो वो यहाँ पे इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर सकता है। बहुत ही शानदार प्रोग्राम रहने वाला है। हम यहाँ पे हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। जो आपको क्लास में पढ़ाया जाता है उसका डेली क्विज़ होता है, वीकली क्विज़ होता है, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ आपको दी जा रही है, मेंस की टेस्ट सीरीज़ आपको दी जा रही है। हर 15 दिन के बाद आपकी जो है परफॉर्मेंस चेक होती है, ऐसे भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। सब कुछ यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे पर भरोसा रखिए, इतने समय से आप हमारे साथ जुड़े हुए हो। थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमारे साथ आप जुड़ सकते हो अगर आपको लगता है कि आपको गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है। नंबर पे जो है व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हो। उसके अलावा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो, पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं सीधा सीधा हमारे आज के आर्टिकल के बारे में। ठीक है, देखिए कहता है वार्म स्लीपलेस नाइट्स इन कॉन्क्रीट जंगल। तो कॉन्क्रीट जंगल की बात ये कर रहा है, अर्बन एरियाज की बात कर रहा है। बेसिकली ये दिल्ली की बात कर रहा है, अगर ज़्यादा मैं ऑब्जेक्टिविटी हूँ, दिल्ली की बात कर रहा है। कंक्रीट का जंगल है भैया, चारों तरफ कंक्रीट है, बिल्डिंग है, सड़कें हैं, हर चीज़ कंक्रीट की बनी हुई है। तो ये होता है हमारा हीट आइलैंड। हीट आइलैंड का आइलैंड का मतलब क्या होता है ना, चारों तरफ पानी होता है, बीच में एक छोटा सा आइलैंड होता है।
हीट आइलैंड का मतलब ये होता है कि एक बहुत बड़ा लैंड एरिया हमारे पास होता है, बहुत बड़ा लैंडस्केप होता है। उस लैंडस्केप में बीच में कोई छोटा सा पॉइंट होता है जहाँ पे अपने सराउंडिंग के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर होता है। उसे कहते हैं अर्बन हीट आइलैंड। जैसे दिल्ली है, दिल्ली के आसपास बहुत छोटे छोटे टाउन हैं, गांव हैं, खेत हैं, जंगल हैं, वहाँ पे टेम्परेचर कम है। दिल्ली पर्टिकुलर में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, इसलिए दिल्ली को कहा जाता है अर्बन हीट आइलैंड। और भी बहुत सारे हो सकती हैं सिटीज़, होती भी हैं, लेकिन ये छोटा सा इसका एग्जांपल है। देखिए जैसे अगर हम लोग बात करें तो ये पिक्चर आप देख सकते हो, नासा ने पिक्चर लिया हुआ है बेसिकली, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे ये गुड़गांव है, ये इधर फरीदाबाद आ गया आपका, ये बीच में आ गया दिल्ली। तो दिल्ली के बीच में देखिए आपको यहाँ पे रेड कलर का डॉट नजर आ रहा होगा, ये है हीट आइलैंड, ठीक है। हीट आइलैंड ये 1972 की पिक्चर है, जब हीट आइलैंड कितना छोटा सा हुआ करता था। 1998 में देखिए हीट आइलैंड बड़ा हो गया है। 1993 में देखिए हीट आइलैंड और भी बड़ा हो गया है। 2003 में देखिए हीट आइलैंड ने लगभग पूरी दिल्ली को कवर कर लिया है। और भैया 2014 के अंदर तो हीट आइलैंड ने सिर्फ दिल्ली को ही नहीं, बल्कि दिल्ली के बाहर गुड़गांव और फरीदाबाद के अंदर भी आ गया है वो। तो हीट आइलैंड धीरे धीरे हमारा इंक्रीज हो रहा है। इससे पता लगता है कि हमारा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गया है, मतलब इंक्रीज हो गया है, जिसकी वजह से हम लोग वहाँ पे कंक्रीट वगैरह यूज़ करते हैं और उसकी वजह से सारी चीज़ें होती हैं। तो ये है थोड़ा सा हीट आइलैंड के बारे में। राइज ऑफ द हीट बेसिकली हैपन्स ड्यू टू, क्यों होता है? बिल्डिंग्स की वजह से होता है, जो घर बनाए जाते हैं उनकी वजह से होता है, कंक्रीट जिसमें हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ठीक है। कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं हीट आइलैंड के? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मैनीफोल्ड इंक्रीज इन द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। सीधी सी बात है, हम लोग एसफॉल्ट का यूज़ करते हैं सड़क बनाने के लिए, कंक्रीट का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली हमारे जो सरफेस है ना वो डार्क सरफेस है। और डार्क सरफेस क्या करता है? डार्क सरफेस एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को। और अर्बन एरियाज काफ़ी डार्क होते चले जा रहे हैं धीरे धीरे, और एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रहा है, रिफ्लेक्शन कम हो रहा है। एक तो रीज़न ये है, वही ना, देखिए डार्क सरफेस आपको मैंने बताया, वही चीज़ हो गया। एयर कंडीशनिंग बहुत बड़ा रीज़न होता है। एयर कंडीशनिंग की वजह से हमारी जो इंडोर हीट होती है वो आउटडोर में कन्वर्ट हो जाती है ना, उसको बाहर फेंक देता है ना हीट को, तो जिसकी वजह से टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। अभी पिछले हफ्ते का ही टेम्परेचर मेज़र किया गया था, दिल्ली के अंदर जो नाइट टेम्परेचर है 12 बजे रात के या 2 बजे के बीच में, वो था 35 से लेकर 39 डिग्री सेंटीग्रेड। जबकि दिल्ली के आसपास के जो एरिया है वहाँ का टेम्परेचर था कितना पता है? 15 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना ज़्यादा फर्क है यार दिल्ली के और उनके टेम्परेचर में। यही तो पूरा गेम है हीट आइलैंड का। एयर कंडीशनिंग यहाँ पे बहुत बड़ा रीज़न है। अर्बन आर्किटेक्चर बहुत बड़ा रीज़न यहाँ पे है, ठीक है। क्योंकि जो टॉल बिल्डिंग्स होती हैं दे ऑफन अकम्पनिंग द नैरो स्ट्रीट्स। वो टॉल बिल्डिंग के नीचे जो है नैरो स्ट्रीट्स होती हैं, जिसकी वजह से एयर का सर्कुलेशन रुक जाता है ना। बहुत ही कंजस्टेड एरिया होता है, विंड स्पीड जो है वहाँ पे रुक जाती है, जिसकी वजह से जो हीट जो है वो कूलिंग इम्पैक्ट नहीं आ पाता, हीट प्रॉपर्ली ट्रांसफ़र नहीं हो सकती है ना, वो सारी चीज़ें हैं। नीड फॉर द मास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, तो ये डेफिनेटली हम लोगों को चाहिए। लैक ऑफ द ट्रीज एंड द ग्रीन एरियाज़, है ना, जंगल की हम लोग कटाई कर रहे हैं, वो सारी सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। तो ये कुछ रीज़न यहाँ पे हो गया। ग्लास ब्रिक्स का यूज़ करते हैं, सीमेंट का यूज़ करते हैं, कंक्रीट का यूज़ करते हैं। सॉल्यूशन क्या क्या हो सकता है वो खुद आप डिसाइड कर सकते हो। तो आपको जो ग्रीन कवर इंक्रीज करना पड़ेगा अपने सिटी के अंदर। सबसे बड़ी बात, जो वहाँ पे सरफेस हैं जो डार्क हैं उनको थोड़ा सा लाइट करना पड़ेगा, जिसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन भी हमें बहुत बढ़िया बढ़िया बताए गए हैं इसके अंदर। देखिए क्या कहा गया है, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना पड़ेगा। हमारे जो रूफ्स होते हैं, बिल्डिंग की छतें होती हैं भैया, उनको आप पेंट कर सकते हो किसी लाइट कलर से, ताकि वो उसको रिफ्लेक्ट कर सकते हैं सनलाइट को। इससे सस्टेनेबल कूलिंग इम्पैक्ट भी होता है ना। आप अर्बन फॉरेस्ट्री को यहाँ पे प्रमोट करिए, ग्रीन ट्रांसपोर्ट को आप यहाँ पे प्रमोट करिए, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं अगर हमें अपने हीट आइलैंड वाले इम्पैक्ट को कम करना है। बहुत बढ़िया टॉपिक है आपका, एक बहुत बढ़िया मेंस का टॉपिक यहाँ से कवर हो गया है। आगे बढ़ते हैं। द रीज़न बिहाइंड द क्रैशेस क्रिप्टो मार्केट। क्रिप्टो करेंसी के अंदर बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिक्कतें हो गई हैं। बेसिकली हमारे पास जो दो मेजर जो क्रिप्टो करेंसी हैं, वो एक बिटकॉइन है हमारे पास, एक एथीरियम है। एथीरियम की वैल्यू तो 80% से भी ज़्यादा कम हो गई है, बिटकॉइन की वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है, ठीक है। 2021 में जो है इसकी वैल्यू 1 ट्रिलियन से ज़्यादा हो गई थी ओवरऑल, अभी वो 1 ट्रिलियन से काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। रीज़न क्या है? देखिए एग्जैक्टली कोई एक रीज़न के ऊपर हम लोग पिन पॉइंट नहीं कर सकते, ठीक है। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। देखिए कोई साइंस तो है नहीं इकोनॉमी, ये तो सोशल साइंस होती है, तो इसलिए एक रीज़न हम लोग फाइंड आउट कर नहीं सकते। कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला तो ये पे है नहीं, राइट। तो क्या कहता है कि सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है कि यूएसए का जो फेडरल बैंक है उसने अपना इंटरेस्ट रेट हाई किए हैं। ये यहाँ पे एक बहुत बड़ा रीज़न होता है, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई हैं।
स्टॉक मार्केट, अब ये क्रिप्टो करेंसी भी एक तरह की स्टॉक मार्केट ही होती है ना, जिसके अंदर हम लोग एसेट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। तो ये यहाँ पे एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है, जिसकी वजह से मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने वो चीज़ें बढ़ा दी हैं। यूएसए के अंदर बेसिकली वो बात कर रहा है। दूसरी सबसे बड़ा रीज़न यहाँ पे एक ये हो सकता है कि क्रिप्टो करेंसी अभी तक दुनिया में एज़ अ मनी यूज़ नहीं होती है, वो एज़ अ एसेट यूज़ होता है, और एसेट की वैल्यू बहुत जल्दी गिर भी सकती है, वो बहुत जल्दी इंक्रीज़ भी हो सकती है। ठीक है? तो यहाँ पे बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी को अभी तक हम लोग फिएट करेंसी की तरह यूज़ नहीं करने लगे। फिएट करेंसी समझते हो आप? जैसे डॉलर, रुपी, इसे फिएट करेंसी बोलते हैं, जिसको हमारे सेंट्रल बैंक्स कभी भी प्रिंट कर सकते हैं। इसे फिएट करेंसी बोलते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी ऐसी तो होती नहीं है। दूसरी बात, चाइना और रशिया ने अपनी अपनी कंट्री में क्रिप्टो करेंसी को पूरी तरह से बैन कर दिया है, तो वर्ल्ड ओवर इसकी पॉपुलैरिटी भी कम हो गया। इंडिया ने भी उसके ऊपर टैक्स लगा दिए हैं, तो पॉपुलैरिटी और भी ज़्यादा कम हो गया। ये कुछ रीज़न है जिसकी वजह से क्रिप्टो करेंसी का बैन हो गया, मतलब काफ़ी ज़्यादा वैल्यू गिर गई है। और कोविड की वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी वगैरह बंद हो गई, वो सारी की सारी चीज़ें, है ना? और स्केप्टिसिज्म भी बहुत ज़्यादा होता है। जैसे स्टॉक मार्केट है, किसके ऊपर मार्केट, स्टॉक मार्केट किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है परसेप्शन के ऊपर। अगर लोगों को लगता है कि आने वाले समय बढ़िया होगा, तो स्टॉक मार्केट इंक्रीज़ हो जाती है। लोगों को लगता है कि आने वाले समय में इकोनॉमी डाउन चली जाएगी, तो वो स्टॉक मार्केट नीचे आ जाए, जिसे हम लोग बुल मार्केट और बेयर मार्केट भी कहते हैं। शायद आपको उस बारे में पता होगा। फ्यूचर और प्रेजेंट क्या कहता है? कुछ लोगों का कहना है कि ये बहुत बढ़िया टाइम है। देखिए, जब भी स्टॉक मार्केट में की वैल्यू डाउन होती है, तो लोग शेयर खरीदना पसंद करते हैं, क्योंकि कम रेट में उनको शेयर मिल जाते हैं। बाद में प्रॉफिट में उसको बेच सकते हैं। तो कुछ लोगों का ये कहना है कि अभी क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्ट करने का बहुत बढ़िया समय है। आप फ्यूचर में इसमें डेफिनेटली अच्छा गेन कर सकते हो। वहीं कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि नहीं नहीं, जो स्केप्टिक्स होते हैं, जो नेगेटिव सोचते हैं, ऑप्टिमिस्टिक नहीं होते, जो पेसिमिस्टिक होते हैं, उनका कहना है कि ये जो क्रैश शुरू हुआ है, ये किसी बड़े तूफान की आहट है। हो सकता है इसकी वजह से क्रिप्टो करेंसी पूरी तरह से खत्म हो जाए दुनिया से, उनका ऐसा भी मानना है। तो ये कुछ-कुछ चीज़ें हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं ऐसा होगा, कुछ लोग इसको गोल्ड से कंपेयर कर रहे हैं। देखिए, गोल्ड भी एक तरह का एसेट ही तो है ना? गोल्ड की वैल्यू कभी इंक्रीज़ हो जाती है, कभी डिक्रीज़ हो जाती है। क्रिप्टो करेंसी को लोग गोल्ड की तरह मानते हैं, क्योंकि गोल्ड की भी सप्लाई जो है वो डेफिनेट होती है, इनडेफिनेट सप्लाई नहीं होती है। इसी तरह से क्रिप्टो करेंसी की सप्लाई भी जो है वो डेफिनेट होती है। लेकिन गोल्ड में क्रिप्टो करेंसी में फ़र्क है। गोल्ड की खुद की एक इंट्रिंसिक वैल्यू है, क्रिप्टो करेंसी की अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। दूसरी बात, गोल्ड ने अपने आप को प्रूव किया है। ओवर अ पीरियड ऑफ 5000 7000 ईयर्स गोल्ड ने अपने आप को प्रूव किया है, इसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत शानदार है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी का ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा अभी नहीं है। तो इसको अपने आप को प्रूफ करने में समय लगेगा। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक हो जाता है दोस्तों, नो वाइल्ड पोलियो स्ट्रैंड फाउंड सेज ऑफिशियल। तो होता क्या है, टाइम टू टाइम हमारे जो हेल्थ मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स होते हैं, वो अलग अलग सिटीज़ में जाके वहाँ के जो सीवरेज वगैरह होती हैं उनके सैंपल कलेक्ट करते हैं, और उस सैंपल में ये देखने की कोशिश करते हैं कि क्या इसके अंदर पोलियो का वेरिएंट है कि नहीं है। इस समय जो कलकत्ता के अंदर सैंपल किए गए थे, बेसिकली वहाँ के सीवरेज के अंदर कुछ पोलियो के वायरस मिले हैं। लेकिन इनका कहना है कि ये पोलियो के वायरस पुराने वाले हैं, नए वाले नहीं हैं, इसलिए डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब ये बात ये है कि पोलियो हो कैसे सकता है? देखिए, जो पोलियो की वैक्सीन होती है उसके अंदर हम दोस्तों पता क्या करते हैं? उसके अंदर हम लोग डीएनए का यूज़ नहीं करते हैं, उसके अंदर हम लोग वायरस का ही यूज़ करते हैं। लेकिन ये वायरस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, ये काफ़ी वीक पोजीशन में होता है। मतलब एक बेचारे कमज़ोर वायरस को हम लोग किसी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं, हमारी बॉडी उसे आइडेंटिफ़ाई करती है, और जब स्ट्रॉन्ग वायरस हमारी बॉडी को अटैक करता है ना, तो हमारी बॉडी उसको प्रोटेक्ट कर सकती है, क्योंकि उस हमारी बॉडी उसको आइडेंटिफ़ाई कर सकती है। एक्चुअली दुनिया में मोस्टली वैक्सीन जो है ऐसे ही काम करती हैं। हम अपनी बॉडी में एक कमज़ोर वीकेंड वायरस को इंट्रोड्यूस करते हैं। लेकिन होता क्या है ना, अब क्योंकि पोलियो की वैक्सीन को देते हुए मुझे बहुत समय हो गया है, जिसकी वजह से वो जो कमज़ोर वायरस था ना, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसका करैक्टर चेंज हो गया, और अभी वो खुद ही पोलियो क्रिएट कर देता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि 1 इन मिलियन केसेस में जिस बच्चे को पोलियो नहीं होता, उसको वैक्सीन लगवाने के बाद पोलियो हो सकता है, जिसे हम लोग कहते हैं वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस। लेकिन ये कोई 1 इन मिलियन केस में होता है। बहुत इन्फेक्शन ये वाला बहुत बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में होता है। पोलियो के बारे में आपको बताता चलूँ कि जो पोलियोमाइलिटिस है, इसे ये हाईली इन्फेक्शियस होता है, और ज़्यादातर जो है 5 साल के बच्चों को होता है। पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट में ये हो सकता है, फीकल ओरल रूट के भी थ्रू भी हो सकता है। मतलब आप खांसी करते हो, थूकते हो, उल्टियाँ करते हो, तो आपकी बॉडी से वायरस जो है वो वाटर बॉडी के अंदर आ जाता है, तो वो चीज़ें हो सकता है। आपके नर्वस सर्विस सिस्टम को अटैक करता है, और उससे आपको पैरालिसिस हो जाता है। पोलियो वायरस के जो है कई सारे टाइप पाए जाते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 2 और टाइप 3 ये दुनिया से पूरी तरह से इरेडिकेट हो चुका है। टाइप 1 वायरस अभी भी दुनिया की 2 कंट्री में पाया जाता है, पाकिस्तान में और अफगानिस्तान के अंदर, अकॉर्डिंग टू WHO। ठीक है, तो ये कुछ कुछ थोड़ा सा हमें पोलियो के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों हमारे सामने टॉपिक है, वो कहता है इंडिया बेटर प्लेस्ड टू अवॉइड रिस्क ऑफ स्टैगफ्लेशन, ऐसा RBI के ऑफिशियल्स ने कहा है।
स्टैगफ्लेशन का मतलब आपको मैं पहले बता चुका हूँ, रिपीटेड सा टॉपिक है, नया टॉपिक तो ये है नहीं। एक्चुअली दो वर्ड से मिलकर बना है। एक का मतलब होता है स्टैग्नेशन और दूसरे का मतलब होता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन तो आप समझ ही गए होंगे, जब हाई प्राइस होते हैं बहुत ज़्यादा। स्टैगफ्लेशन का मतलब ये होता है जब इकोनॉमी में डिमांड बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होती है, डिमांड बिल्कुल ख़त्म होती है और अनएम्प्लॉयमेंट हाई होती है। इसका मतलब होता है स्टैग्नेशन। इन्फ्लेशन मतलब हाई प्राइस। तो भैया ये इन्फ्लेशन की सबसे गंदे वाली सिचुएशन होती है। हाई प्राइस होते हैं, लोएस्ट डिमांड होती है और हाईएस्ट लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होता है। समझते हो? तो लोगों के पास काम नहीं होता, कंपनीज के पास कस्टमर नहीं होते और भैया कीमतें आसमान छू रही होती हैं। उस सिचुएशन को कहा जाता है स्टैगफ्लेशन, जो कि 1970s में सबसे पहली बार यूएसए के अंदर एक्सपीरियंस किया गया था। तो ये तो थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया। इसका कॉज क्या क्या हो सकता है? कॉज हो सकता है रिड्यूस्ड कंजप्शन, है ना। लोग भैया सामान ही कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, है ना। उनकी कंजप्शन कम हो गई है। इसके कई सारे रीज़न हो सकते हैं कि लोगों की जॉब चली जा सकती है। जैसे कोविड के समय बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई, तो जिनकी भैया जॉब चली गई तो वो लोग बेचारे खरीदेंगे थोड़ी सामान, जिसकी वजह से मार्केट में डिमांड एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली कम हो जाती है। वोलेटाइल ऑयल, जैसे इंडिया के केस में बात करें तो भैया क्रूड ऑयल इंडिया में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उससे पहले जैसे यूएसए ईरान के बीच में जो टसल हुआ था, इंडिया में कोल की सप्लाई कम हो गई थी। अभी यूक्रेन वाला इशू चल रहा है जिसकी वजह से वो सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ऑयल की वजह से भी इंडिया में स्टैगफ्लेशन होने का चांसेस हो सकता है। डिक्रीज क्रेडिट अवेलेबिलिटी, तो सीधी सी बात है, अगर आरबीआई इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज और डिक्रीज करती है, उसकी वजह से मार्केट में लिक्विडिटी जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है। अगर मार्केट में पैसा ही नहीं है, सप्लाई ही नहीं है पैसे की, तो भैया फिर डिमांड कैसे इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से स्टैगफ्लेशन हो सकता है। अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ कोर्स, तो इसको आप जो है पहले वाले पॉइंट से जोड़ के देख सकते हो, रिज्यू कंजप्शन। और इन्फ्लेशन, जब इन्फ्लेशन बहुत लेवल तक हाई हो जाती है, डिमांड और सप्लाई दोनों तरफ से हाई हो जाती है, तो तब जो है बहुत हाईएस्ट लेवल ऑफ इन्फ्लेशन हो सकता है। डिमांड वाली को तो आप कंट्रोल कर लोगे, वो तो आप आरबीआई से कह के कंट्रोल करवा सकते हो, लेकिन सप्लाई वाली को कैसे कंट्रोल करोगे? उसको तो आरबीआई कुछ नहीं कर सकता ना, वो तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वगैरह मानसून के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ये जब सारी की सारी चीज़ें वर्स्ट सिचुएशन हो जाती है तो स्टैगफ्लेशन हमारे यहाँ पे आता है। वैसे तो स्टैगफ्लेशन को दूर करने का कोई खास तरीका नहीं होता है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें जो है आप एग्जाम में मेंशन कर सकते हो। आप टैक्स मेजर कर सकते हो, जैसे आरबीआई टैक्स जो है इंक्रीज डिक्रीज कर सकती है। वेज कंट्रोल कर सकते हो, लोगों की सैलरी जो है उसको कंट्रोल कर सकते हो, इंक्रीज़ कर सकते हो, डिक्रीज़ कर सकते हो, डिपेंड करता है कि कैसी वहाँ पे चीज़ें हो रही हैं। अगर सैलरी बहुत ज़्यादा है, तो तभी लोग जब भी बहुत हाई लेवल इन्फ्लेशन हो सकता है, तो सरकार क्या कर सकती है, सैलरी को थोड़ा सा कम कर सकती है ना, जिसकी वजह से लोग डिमांड थोड़ा कम करेंगे, इन्फ्लेशन थोड़ा कंट्रोल में रहेगा। सप्लाई साइड सॉल्यूशन वही एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, वो सारी चीज़ें, आप सामान को इंपोर्ट कर सकते हो अगर आपके खुद के देश के अंदर कमी होती है। मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई लेता है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशो वगैरह, वो सब करके किया जा सकता है। लेबर रिफॉर्म यहाँ पे किए जा सकते हैं, जिसकी वजह से कॉस्ट कम हो जाती है ना। सामान बनाने की कॉस्ट कम हो जाती है, उसकी प्राइस अपने आप कम हो जाता है। तो ये कुछ कुछ मेजर्स हैं जो डेफिनेटली आप ले सकते हो स्टैगफ्लेशन के लिए। हालांकि बहुत सॉलिड ये सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि जब स्टैगफ्लेशन होती है ना, एक्चुअली लोगों को समझ में ही नहीं आता कि कैसे कंट्रोल करें, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, अब अमेरिका में हुआ, बहुत सारी कंट्री, जर्मनी में हुआ, बहुत सारी कंट्रीज़ में हुआ, अपने आप ही सेटल डाउन हो गया, कोई खास एफर्ट काम कुछ किए नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूएस प्लेइंग अ लॉन्ग गेम इन टाइज विद इंडिया। बेसिकली क्या है, ये यूएसए के जो है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, जैसे हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं। तो ये इंडिया में आए थे, इन्होंने कुछ बात कही। इन्होंने कहा कि देखिए, हमारा इंडिया के साथ कोई शॉर्ट टर्म रिलेशन नहीं है ना, कि छोटी सी बातें हमारे वो जो है रिश्ते बिगड़ जाएंगे। भैया हमारा लॉन्ग टर्म रिलेशन है। और उन्होंने ये भी कहा कि हम लोग इंडिया का जो रिलेशन है मॉस्को के साथ, उसको भी समझते हैं। अब भैया मॉस्को के साथ हमारे इतने सालों के गहरे रिश्ते हैं, हमारा डिफेंस उनके ऊपर डिपेंड करता है, तो हम लोग एकदम से नए दोस्त के लिए पुराने दोस्त को तो नहीं छोड़ सकते, समय लगेगा। अमेरिका कहता है कि हमें इस बात को समझ में आता है, क्योंकि देखिए कई सारे जो सैंक्शंस वगैरह लगाए गए, इंडिया ने उसके ऊपर साइन नहीं किया, इंडिया अब्सटेन हो गया, वो सारी सारी चीज़ें रशिया के अगेंस्ट में, है ना। तो इसका बेसिकली यही कहना है। लेकिन उससे इनसे पहले कई अमेरिका के ऐसे ऑफिशियल्स थे जिन्होंने इंडिया के अगेंस्ट में बयान दिए थे। कुछ ने तो ये भी कहा था कि इंडिया को इसका कॉन्सिक्वेंस भुगतना पड़ेगा, लेकिन अमेरिका ने फाइनली अपने टोन को थोड़ा सा कम कर दिया है। इनका कहना है कि हम लोग इंडिया की मजबूरी समझते हैं, इसलिए हम लोग इंडिया को बहुत ज़्यादा फोर्स यहाँ पे नहीं कर सकते, हम सिर्फ उनसे अपील कर सकते हैं, फोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट नेशन है, अपने डिसीजन खुद ले सकता है, ऐसा अमेरिका का बेसिकली मानना है। ठीक है, उसके अलावा फ्रंट पेज पे दोस्तों थोड़ा न्यूज़ हमारी जो रहती है तो हम क्लियरली थोड़ा सा देख सकते हैं।
एक न्यूज़ हमारे यहाँ पे एंटी अग्निपथ स्टील के बारे में है। बिहार में और उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में खूब सारे जो एस्पिरेंट है, जो आर्मी में भर्ती होना चाहते थे, वो लोग सड़कों पे आ गए हैं। ट्रेन वगैरह में आग लगा दी गई है। उनका कहना है कि सरकार ने जो नई स्कीम चलाई है वो बहुत ही बकवास है, जिसकी वजह से जो बच्चे वो आर्मी के अंदर नहीं जा पाएंगे। लेकिन सरकार ने कहा कि पहले जो 17.5 से लेकर 21 साल की एज थी, सरकार ने इसको इंक्रीज करके 23 साल कर दिया है। शायद सरकार माहौल को थोड़ा ठंडा करना चाहती है, लेकिन मुझे लगता नहीं यहाँ पे ठंडा होने वाला है। डिमोलिशन शुड नॉट बी रिटेलिएटरी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है यूपी गवर्नमेंट को, क्योंकि यूपी गवर्नमेंट के अंदर क्या होता है, कई लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं उनके घर के ऊपर बुलडोजर चढ़ा दिया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यहाँ पे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वो फॉलो नहीं हो रही है, जो रिटेलिएशन कर रही है सरकार। हालांकि सरकार ने कहा है कि सर हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, एक्चुअली हम लोग सिर्फ उन्हीं पे बुलडोजर चलाते हैं जो कंस्ट्रक्शन इलीगल होती है, उनके पास उनके पेपर नहीं होते हैं। हालांकि ये पूरे आर्गूमेंट को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे नहीं लगाया है, बुलडोजर एक्टिविटी के ऊपर स्टे नहीं लगाया, यह सभी यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। बाकी छोटी सी बात है, बुलडोजर को लेके बेसिकली आज का एक आर्टिकल एडिटोरियल भी आया है, जैसे आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो, बुलडोजर इनजस्टिस टू टीच ए लेसन। लेकिन काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल बायस्ड है, तो इसको आप पढ़ सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस मत होना। यहाँ से बहुत सारा एग्जाम के लिए एग्जाम्पल कलेक्ट मत करना, ठीक है, क्योंकि काफ़ी पॉलिटिकल बायस्ड है। हम जो कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं, इज कोविड-19 बिकमिंग एन एंडेमिक। तो बेसिकली इंटरव्यू लिया गया है तरुण भटनागर जी का, जो कि एक जो है एपिडेमोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, सीनियर साइंटिस्ट हैं हमारे आईसीएमआर के अंदर में। और दूसरे हैं हमारे कोलंदिया स्वामी जी, ये जो है फॉर्मर डायरेक्टर हैं पब्लिक हेल्थ तमिलनाडु के अंदर। तो काफ़ी अच्छा वास्ट एक्सपीरियंस है इनको, तो हमारे लिए जाना बहुत ज़रूरी होता है कि लोग क्या सोचते हैं। तो पहले इनसे पूछा गया कि सर जो कोविड-19 है, क्या आपको लगता है कि वो एंडेमिक बन रहा है? तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए एंडेमिक और पेंडेमिक का मतलब क्या होता है। देखिए साफ-साफ यहाँ पे बहुत बढ़िया डेफिनेशन यहाँ पे सिंपल वर्ड में बताया गया है। कहता है कि एंडेमिक वो डिसीज होता है व्हेन इट स्प्रेड्स इन अ लिमिटेड एरिया एंड एट रेट विच इज रिलेटिवली कांस्टेंट अक्रॉस टाइम। मतलब एक एंडेमिक एक ऐसी बीमारी होती है जो किसी कम एरिया में होती है और उसका स्प्रेड भी बहुत स्लो होता है, कांस्टेंट होता है, उसे कहते हैं एपिडेमिक। लेकिन पेंडेमिक क्या होता है? पेंडेमिक वो डिसीज होता है जो पूरे दुनिया में एक साथ फैलता है और एक से ज्यादा एरिया में लगातार स्प्रेड कर रहा होता है विद हाई रेट ऑफ स्प्रेड, ऐसे उसे बोलते हैं पेंडेमिक। इनका यह कहना है कि कोविड-19 के केस अभी दुनिया भर में आ रहे हैं, इसीलिए हम लोग नहीं कह सकते ये पेंडेमिक, ये एंडेमिक है, इट इज स्टिल अ वेरी ग्रेट पेंडेमिक, ऐसा इनका कहना है। उसके अलावा हालांकि इनका यह कहना है कि जो रेट ऑफ स्प्रेड था वो थोड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी वो अपनी स्पीड से फैल रहा है। अब जो है जो है कोलंदी स्वामी जी ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि देखिए, इन्होंने तमिलनाडु का एग्जाम्पल दिया। तमिलनाडु में अभी रोज जो है 200 से 300 केस आ रहे हैं। हालांकि ये जो केस आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं है और डेथ रेट भी काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। और ये जो केस बढ़ रहे हैं तमिलनाडु के अंदर वो एक्सट्रीम लेवल पे नहीं बढ़ रहे हैं, इसीलिए हम इसको अभी एंडेमिक नहीं कह सकते, अभी ये पेंडेमिक ही रहेगा। लेकिन इनका कहना है कि सरकार को यहाँ पे ज़्यादा कॉशियस होने की ज़रूरत है, केयरफुल होने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इनका यह कहना है कि फ्यूचर में क्या कोरोना वायरस सिर्फ एक कॉमन कोल्ड बन के रह जाएगा, जैसे हमारे पास सार्स होता है, मर्स होता है, ये भी तो कोरोना वायरस हैं। तो बेसिकली उन्होंने 3 कोरोना वायरस का एग्जांपल दिया, सार्स, मर्स और कोविड-19। सार्स और मर्स जो है वो अभी लगभग मतलब पूरी तरह से आप ये समझ लीजिए कि पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन अगर वो कहीं पे पाए भी जाते हैं तो बहुत ज़्यादा सीवियर कॉन्सिक्वेंस उनका नहीं होता है। ये बात हो गई। दूसरी बात, इन्होंने ये सवाल पूछा कि सर स्पेनिश फ्लू जो आया था 1920s में, 1910s में, 100 साल पहले जो आया था, क्या उसको हम लोग कोरोना वायरस से कंपेयर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? ये इनसे सवाल पूछा गया। देखिए, तो इन्होंने कहा देखिए, अगर आपको इस बात को समझना है तो आपको एक रिलेशन को समझना पड़ेगा। 3 चीज़ों के बेस में रिलेशन को समझना पड़ेगा। एक होता है एजेंट, एक होता है होस्ट और एक होता है एनवायरनमेंट। एजेंट होता है वो वायरस जो फैलता है, होस्ट होती है हमारी बॉडी जिसके अंदर वो मल्टीप्लाई होता है, एनवायरनमेंट होता है जिसके अंदर एजेंट और होस्ट दोनों लोग रहते हैं। अब जो है किसी भी वायरस को फैलने के लिए इन तीनों के रिलेशन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम लोग स्पेनिश फ्लू की बात करते हैं, स्पेनिश फ्लू उतना ज़्यादा ट्रांसमिसिबल नहीं था जितना ज़्यादा हमारा SARS-CoV-2 है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, जो हमारा स्पेनिश फ्लू था वो एक बार किसी को हो जाता था, बहुत जल्दी रिकवरी भी हो जाती थी, लेकिन SARS-CoV-2 को रिकवरी होने में थोड़ा समय लगता है। यहाँ पे ये भी बहुत बड़ी बात है।
तीसरी बात यहाँ पे ये है कि भैया प्रेजेंट टाइम में लोग ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, है ना? ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा इंटीग्रेटेड हो गया है, जिसकी वजह से ट्रांसमिशन भी यहाँ पे ज़्यादा हो गया है। ये बड़ी बात है, ठीक है? तो दोनों लोगों ने इसी तरह के यहाँ पे आर्गुमेंट दिए हैं अपने-अपने हिसाब से। फिर उनका कहना है कि कैन दिस मूव टू एंडेमिसिटी विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ 2 इयर्स बी एट्रिब्यूटेड टू द ट्रम्प ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स। तो इन्होंने कहा कि जो सिर्फ 2 साल में हम लोगों ने कोरोना वायरस को काबू में कर लिया, तो इसके लिए जो ह्यूमन एफर्ट्स हैं, क्या उनको पूरी तरह से क्रेडिट दिया जाना चाहिए? इन्होंने कहा येस। हम लोगों ने इतने कम समय में वैक्सीन को डेवलप कर लिया, इतने कम समय में हम लोगों ने अपने एक दूसरे के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर किया, अवेयरनेस फैली सोशल मीडिया के थ्रू, टीवी के थ्रू, है ना, न्यूज़ के थ्रू अवेयरनेस फैली, लॉकडाउन किए गए, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई, जिसकी वजह से बहुत हेल्प मिला कि हम लोगों ने कोरोना वायरस को बहुत जल्दी काबू में कर लिया। अदरवाइज़ जो वायरस इतना ज़्यादा ट्रांसमिसेबल होता है, उसको 2 साल में काबू करना बहुत बड़ा मुश्किल टास्क हो सकता था। तो फिर नेचुरल इम्यूनिटी भी आ गई हमारे, कुछ नेचुरल इम्यूनिटी इन्फेक्शन से आ गई, कुछ हमारी वैक्सीन से आ गई। तो ये बहुत अच्छा एफर्ट जो ह्यूमन बॉडी ने यहाँ पे हम लोगों ने बेसिकली लिया है। व्हाट वुड बी द लिंक बिटवीन केसेस एंड डेथ्स इन द पॉसिबल एंडेमिक सिनेरियो? अगर कल को कोरोना वायरस एंडेमिक हो जाता है पैंडेमिक से, तो उस केस में क्या होगा? डेथ वगैरह के बारे में उन्होंने बात कही है, तो हम लोग कैसे लिंक बना सकते हैं? तो इन्होंने कहा कि देखिए, अब इसके बारे में हम लोग कुछ नहीं कह सकते। कोरोना वायरस के कुछ छोटे-छोटे लीनिएज सामने आ रहे हैं, जैसे BA4, BA5, है ना, डेल्टा, ओमिक्रॉन वगैरह। तो फ्यूचर में इनका क्या रिएक्शन होगा, उसके बारे में हम लोग कुछ नहीं कह सकते। हाँ, लेकिन एक बात है कि लगातार हम लोगों को वैक्सीन के अंदर मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है। जब अगर हम लोग इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया में इस समय जितने भी इन्फेक्शन आ रहे हैं, सब नॉन सीरियस आ रहे हैं। लेकिन पोर्तुगल के अंदर जो इन्फेक्शन आ रहे हैं, वो काफ़ी सीरियस आ रहे हैं। तो डिपेंड करता है, ज्योग्राफी के ऊपर भी डिपेंड करता है, और भी कई सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसा इनका कहना है। दूसरी बात इनका ये कहना है कि जो लोग पहले से ही बीमार हैं, जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, उन लोगों को ज़्यादा एफर्ट लेने की ज़रूरत है। हाथ धोने की ज़रूरत है, आप क्राउड को अवॉइड करिए, मास्क पहनिए, इस तरह की चीज़ें इन्होंने बताई हैं जो आपको करना चाहिए। उसके अलावा लगातार मॉनिटरिंग करने की भी ज़रूरत है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें इन्होंने कही हैं। उसके अलावा कहते हैं, व्हाट आर द पब्लिक हेल्थ मेजर्स दैट गवर्नमेंट विल हैव टू रोल आउट इन अ एंडेमिक सिनेरियो? अगर कल को वायरस एंडेमिक बन जाता है, तो सरकार यहाँ पे क्या कर सकती है? तो सबसे बड़ी बात इन्होंने ये कही कि देखिए, इससे पहले हमारे पास और भी बीमारियां हैं, जैसे स्मॉल पॉक्स है, कोलरा है, टीबी है, चिकन पॉक्स है, डायरिया वगैरह है। इसके लिए हॉस्पिटल में सेपरेट वार्ड्स बने हुए हैं। तो इसी तरह से कल को अगर ये वायरस एंडेमिक हो जाता है, तो इनके लिए सेपरेट वार्ड्स बनाने पड़ेंगे। क्योंकि एक चीज़ बड़ी अजीबोगरीब देखी गई थी इस बार। बहुत सारी प्रेग्नेंट वीमेन ऐसी थी जिनको वायरस हुआ था। बाद में पता चला कि इनको वायरस इसीलिए हुआ क्योंकि उन्होंने हॉस्पिटल में विजिट किया था। ठीक है, तो अगर उनका सेपरेट वार्ड होता, तो वो उनको शायद वायरस ना होता, है ना? ये इन्होंने कुछ यहाँ पे बड़ी-बड़ी बातें कही गई हैं। फिर बाद में इन्होंने कहा कि हम लोग क्या सीख सकते हैं कि भैया आप जो है, सबसे बड़ी जो लर्निंग हम लोगों ने की कोरोना वायरस में, कि सारे डिपार्टमेंट ने आपस में मिलजुल के जो है काम किया। लेबोरेटरी ने जो है जो एपिडेमियोलॉजिस्ट थे उन्होंने भी, क्लिनिशियंस ने, डॉक्टर्स ने, मैथमेटिशियंस ने, प्रोफेशनल्स ने, पॉलिटिशियंस ने, पॉलिसी मेकर्स ने, ब्यूरोक्रेट्स ने, सबने मिलजुल के काम किया। इसीलिए कोरोना वायरस को हम लोग काबू में कर पाए। हालाँकि हम लोग ये नहीं कह सकते कि फ्यूचर में क्या होगा सिनेरियो, लेकिन आज के समय में नज़र आता है कि शायद कोरोना वायरस अब इससे ज़्यादा डेडली नहीं हो पाएगा। अगर होगा भी तो एंडेमिक होगा, पैंडेमिक नहीं होगा, क्योंकि अभी हम लोगों को पता है कि एग्ज़ैक्टली हमें क्या करना है। लेकिन फिर भी सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी तक हमें इस वायरस का एग्ज़ैक्ट ओरिजिन नहीं पता। ठीक है, तो इसलिए चीज़ें चेंज हो सकती हैं फ्यूचर में। लेट्स होप ऐसा ना हो, सारी चीज़ें ठीक-ठाक हो जाएँ। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। आई होप हम लोगों ने सारे टॉपिक यहाँ पे कवर कर लिया। हाँ, एक छोटा-सा टॉपिक हमारे पास रहता है, ठीक है, वो थोड़ा देख लेते हैं। ये यूपीआई वाला टॉपिक हमारा थोड़ा-सा रहता है। हाँ, ये थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, होता क्या है, जब आप यूपीआई से पेमेंट करते हो, ठीक है, तो यूपीआई, पहली बात तो यूपीआई का अकाउंट बनाने के लिए आपको क्या-क्या चाहिए? तो एक तो आपको अपना एटीएम पिन चाहिए, जो आपका एटीएम होता है ना? फिर आपका जो है उसके अंदर आपको अकाउंट वगैरह डालना पड़ता है, तो आप ये यूपीआई पे अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो, जैसे भीम ऐप वगैरह हमारी होती है, पेटीएम वगैरह होता है। ये चीज़ें होती है। अब किसी दुकान वाले को आपको पेमेंट करनी है, तो सिंपली आप क्या करते हो, स्कैन करते हो और पेमेंट कर देते हो। लेकिन उसके लिए पैसा कहाँ से आता है? उसके लिए पैसा आपके अकाउंट के सेविंग अकाउंट में होना चाहिए। तभी तो पैसा कटेगा ना अपने अकाउंट से, नहीं तो कैसे कटेगा? तो सरकार ये कह रही है कि हम लोग अभी क्रेडिट कार्ड को भी लिंक कर देंगे भैया, सिर्फ आपके सेविंग अकाउंट को नहीं, है ना? अगर आपके पास किसी बैंक का क्रेडिट अकाउंट है, कार्ड है, तो आप उसको भी अपने यूपीआई से लिंक कर सकते हो और पेमेंट कर सकते हो।
ये एक नया चेंज यहाँ पे होने वाला है। तो हमारी सरकार का जो रुपे कार्ड है बेसिकली उसके अंदर हम लोग सबसे पहले इसको अपनाएंगे, लागू करेंगे। उसके अलावा जो इंटरनेशनल जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे आपके पास जो है वीज़ा कार्ड है या मास्टर कार्ड है, ठीक है, यहाँ पे जो है इसको हम लोग बाद में इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम उसको रुपे कार्ड में इंक्लूड कर रहे हैं। तो यही कुछ मिला के सारी इन्फॉर्मेशन इन्होंने यहाँ पे डाली है। तो इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि लोगों के पास ज़्यादा बढ़िया बेटर ऑप्शंस हो जाएंगे, है ना, लोग ज़्यादा शॉपिंग करना शुरू कर देंगे, राइट, जिसकी वजह से ट्रांसमिशन बढ़ेगा, पेमेंट की जो है प्लेटफॉर्म के अंदर ज़्यादा यूसेज होगा, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। और क्रेडिट कार्ड का जैसे होता क्या ना, जब आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो तो आपको पॉइंट्स मिलते हैं, इंसेंटिव मिलता है, तो फ्यूचर में आप जो है आपको डिस्काउंट वगैरह मिल जाते हैं, कूपन वगैरह मिल जाते हैं। तो जब यूपीआई का ले से क्रेडिट कार्ड को यूज़ करेंगे तो क्या इसमें भी आपको क्रेडिट कार्ड मिलेगा, क्या आप इसको क्या इसमें आपको पॉइंट्स मिलेंगे, वो जो है आपकी पर्टिकुलर कंपनी डिसाइड कर सकती है, आपका बैंक डिसाइड कर सकता है, जिसका क्रेडिट कार्ड आपने बेसिकली यहाँ पे लिया है। तो ये कुछ चीज़ें जो है आप यहाँ पे देख सकते हो, छोटा सा टॉपिक है, कोई ज़्यादा नहीं, लेकिन अगर ऐसा होगा तो ये पेमेंट सिस्टम को पूरी तरह से चेंज कर सकता है। ठीक है, चलिए, तो यही था हमारे इसके बारे में। अभी आई लो ये होप हमारे सारे टॉपिक यहाँ पे कवर हो गए हैं, है ना। कोविड-19 पेंडेमिक, बुलडोजर, पोलियो वायरस एंड ऑल दैट, ठीक है। एमसीक्यूज़ एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में इसका आंसर हमें दोगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।